हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे इंडियन इकोनॉमी को हिला के रख दिया था। द स्कैम ऑफ 2003। ये स्कैम शुरू होता है कर्नाटका के खानपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर एक अब्दुल करीम तेलगी नाम का बच्चा फ्रूट्स बेचता था। बहुत कठिनाइयों के बाद वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करता है और आ जाता है सपनों की महानगरी मुंबई में। वहां पे वो एक कंपनी में एज अ जॉब करता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव। उसकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उसको वहां से निकाल दिया जाता है और फिर वो एक एज अ मैनेजर काम करता है एक बहुत ही आलीशान और बड़े गेस्ट हाउस में। वहां की लग्जरी देख के तेलगी के मन में लालच आ जाता है और अब वो सारी लग्जरी खुद एंजॉय करना चाहता है और अब उसको लालच होता है और पैसे कमाने का, जिसके लिए तेलगी इंडिया छोड़ के सऊदी जाता है। पर सऊदी में भी उसको कोई ज्यादा काम नहीं मिलता क्योंकि बार बार वो टर्मिनेट हो जाता था अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से। अब तेलगी सऊदी छोड़ के वापसी इंडिया आता है और यहाँ पर अपनी एक ट्रेवल एजेंसी खोलता है। इसके अंदर वो कुछ ऐसे वर्कर्स और लेबर्स को प्रॉमिस करता है कि वो उनको सऊदी पहुंचाएगा, और वो लेबर्स और वो वर्कर्स एक्चुअली एलिजिबल ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती। तेलगी उनसे पैसे लेके उनको बोलता है कि वो उनके फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाएगा और उनको सऊदी पहुंचा देगा। और इस केस में तेलगी को हो जाती है जेल, क्योंकि तेलगी पकड़ा जाता है अपने फेक डॉक्यूमेंटेशन बनवाने के केस में। जेल के अंदर तेलगी की मुलाकात होती है एक रतन सोनी नाम के आदमी से। रतन सोनी नाम का आदमी उसको समझाता है कि तुम ये जो स्कैम कर रहे हो इसमें कोई मजा नहीं है। स्कैम ऐसा करो जो तुम्हें हजारों नहीं बल्कि करोड़ों दे सके। छोटा मोटा स्कैम करने में कोई मजा नहीं है। सोनी तेलगी को इंट्रोड्यूस करता है स्टाम्प पेपर से। सोनी तेलगी को बताता है कि किस तरह इंडिया में स्टाम्प पेपर डिपार्टमेंट सबसे नेग्लेक्टेड डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई मॉनिटर नहीं है और ना ही गवर्नमेंट उस पर ज्यादा ध्यान देती है। अब इस स्कैम को समझने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ समझना पड़ेगा कि स्टाम्प पेपर्स होते किस तरीके से हैं। स्टाम्प पेपर्स दो तरीके के होते हैं, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर्स और जुडिशियल स्टाम्प पेपर्स। जुडिशियल स्टाम्प पेपर्स होते हैं जो बेसिकली कोर्ट में यूज होते हैं फॉर द लीगल पर्पसेस, और नॉन जुडिशियल होते हैं जो हमें डे टू डे, जैसे कोई एग्रीमेंट करना है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मैरिज सर्टिफिकेट है, कोई एफिडेविट है, तो वो होते हैं नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर्स। और एक और होते हैं स्पेशल एडेसिव स्टैम्प्स जो हमें पोस्ट ऑफिस से मिलती हैं। तो अब जब सोनी तेलगी को बताता है कि अब हम जेल से बाहर जाएंगे और हम इस स्कैम को स्टार्ट करेंगे, ये स्कैम तेलगी स्टार्ट करता है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर से और स्पेशल एडेसिव स्टैम्प्स को लेकर। स्पेशल एडेसिव स्टैम्प्स के ऊपर एक रबर स्टैम्प लगती है, तभी वो वैलिड मानी जाती है जब वो कैंसिल हो जाती है। तो तेलगी उन स्टैम्प्स को और नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स को रीयूज करता था। वो उनके ऊपर से वो रबर स्टैम्प को इरेज करता था, वॉश करता था और उनको रीयूज करके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को देता था। तेलगी ये पूरे प्रोसेस में अपने रिस्क को मैनेज करके चलता था। वो इस पूरे प्रोसेस में 25% ओरिजिनल स्टाम्प पेपर्स का यूज करता था और 75% यूज करता था फेक जो रीयूज स्टाम्प पेपर्स होते हैं। और तेलगी ने इस पूरे प्रोसेस के अंदर कम से कम 100 से 150 अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव रखे होते थे जो अलग अलग बैंक्स में जाते थे और इन डॉक्यूमेंट्स और इन स्टाम्प पेपर्स को वहां पर देते थे। बाकी वेंडर्स बैंक्स को और इंश्योरेंस कंपनीज को 2.5% का डिस्काउंट देते थे, बल्कि तेलगी उनको 5% का डिस्काउंट देता था। और बैंक्स और बाकी इंस्टीट्यूशंस भी इसकी वजह से तेलगी से ही ज्यादा से ज्यादा स्टाम्प पेपर्स लेने लगे। पर इसके अंदर तेलगी से एक गलती हो जाती है। एक बार तेलगी का कोई सेल एग्जीक्यूटिव 16 लाख के फेक डॉक्यूमेंट्स एक लॉ फर्म को बेच देता है। लॉ फर्म को तेलगी का ये सारा स्कैम पता चल जाता है और तेलगी को हो जाती है जेल। बट तेलगी के बहुत अच्छे कनेक्शंस होते हैं पॉलिटिशियन से और बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड से। तेलगी इस केस में से रद्द होकर बाहर आ जाता है और इसके बाद तेलगी का जो लाइसेंस होता है स्टाम्प पेपर बनाने का वो रद्द हो जाता है। पर अब तेलगी अभी भी नहीं मानता। अब तेलगी सोचता है कि अब वो इस स्टाम्प पेपर को 100 तक कैसे लेके जाए। पहले वो सिर्फ 10 पे था, अब वो इसको 100 पे लेके जाना चाहता था। तेलगी सोचता है कि ये जो मैं रीयूज कर रहा हूँ स्टाम्प पेपर को, इसमें तो मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि क्यों ना मैं स्टाम्प पेपर ही बनाने लग जाऊं। तेलगी दोबारा से अपने कनेक्शंस लगाता है और पहुंच जाता है नासिक। नासिक में ही पूरे इंडिया में नासिक ही ऐसी जगह है जहां पर स्टाम्प पेपर्स बनते हैं। वहां पर जो भी मशीन्स होती हैं जो स्टाम्प पेपर बनाती हैं,
जब वो पुरानी हो जाती हैं उनकी ऑक्शंस होती हैं और उसके बाद उनको डिसमेंटल करके उन्हें बेच दिया जाता है। तेलगी वहां दोबारा से कनेक्शंस लगाता है और वहां से वो मशीन्स खरीद लेता है। वहां की इंटरनल ऑफिसर्स और इंटरनल मैनेजमेंट से वो ये बात सीख लेता है कि ये खराब मशीन्स को कैसे ठीक किया जाएगा। तेलगी उन मशीन्स को ठीक करता है और उन्हीं ऑफिसर्स से ओरिजिनल पेपर्स जिसपे ओरिजिनल स्टाम्प पेपर्स बनते हैं और ओरिजिनल इंक जो यूज होती है ओरिजिनल स्टाम्प पेपर्स में वो ले लेता है। और अब वो इन सभी चीजों से बिल्कुल ओरिजिनल दिखने वाले फेक स्टाम्प पेपर्स की प्रिंटिंग चालू करता है। और कोई भी ये चीज नहीं पता लगा पा रहा था कि ओरिजिनल स्टाम्प पेपर्स कौन से होते हैं और फेक स्टाम्प पेपर्स कौन से होते हैं। और तेलगी अब करोड़ों में कमा रहा था। कोई भी पता नहीं लगा पा रहा था कि ओरिजिनल स्टाम्प पेपर्स कौन से हैं और फेक स्टाम्प पेपर्स कौन से हैं। तेलगी का ये बिजनेस 18 स्टेट्स में फैल गया था। कम से कम 350 MBA उसने अपॉइंट करे थे ये सारे काम को मैनेज करने के लिए। यहाँ तक कि तेलगी के ऊपर तो एक और न्यूज है कि तेलगी को बार में जाने का और डांसेस पे पैसे उड़ाने का बहुत शौक था। तेलगी ने एक रात एक बार डांसर पर 93 लाख रुपीज उड़ा दिए थे। अब आते हैं कि तेलगी पकड़ा कैसे गया। तेलगी इस तरह पकड़ा गया कि कर्नाटका में एक पुलिस के हाथ आता है एक ट्रक जिसके अंदर 100 करोड़ के फेक स्टाम्प पेपर्स होते हैं। और वो स्टाम्प पेपर्स जब पुलिस के हाथ लगते हैं पुलिस चालू कर देती है अपनी इन्वेस्टिगेशन। और जब वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है धीरे धीरे तेलगी का नाम उसमें आने लगता है और तेलगी को अब पुलिस ढूंढने लगती है। तेलगी फरार हो जाता है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है जिसको बोला गया SIT। और वो इन्वेस्टिगेशन टीम ये ट्रेस करती है कि तेलगी अजमेर में है। वहां पर वो लोग जाते हैं और तेलगी को पकड़ लेते हैं। तेलगी को पकड़ने के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है और तेलगी खुद भी ये मान लेता है कि उसने किस तरह 30,000 करोड़ का स्कैम करा और उसको 13 साल की जेल हो जाती है। 2007 में तेलगी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अभी हमने पूरा स्कैम पढ़ा तो और समझा तो, पर ये स्कैम ने हमारी इकोनॉमी को किस तरह हैम्पर करा अब हम ये समझेंगे। सबसे पहली चीज जो तेलगी ने करी वो थी एक पैरेलल इकोनॉमी बनाना। हमारी इकोनॉमी के अंदर ही उसने अपनी इकोनॉमी बना दी थी। ये स्टाम्प पेपर का प्रिंटिंग वैसा ही था जैसे एक कंट्री के अंदर फेक नोट्स का प्रिंट होना। उसने इन स्टाम्प पेपर्स को एज अ फेक करेंसी यूज करा क्योंकि जितने के स्टाम्प पेपर उतने की ही करेंसी और इसका मतलब उतने ही पैसे सरकार से चुराना। इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत सा हार्म हुआ। सबसे पहले गवर्नमेंट के रिवेन्यू से 30,000 करोड़ का रिवेन्यू लॉस हुआ जो शायद वेलफेयर के लिए यूज हो सकता था। दूसरा, इसने लोगों के इंटरेस्ट को और लोगों के फेथ को इरोड करा। लोगों के मन में एक डर आ गया इन लीगल ट्रांजैक्शंस को लेने के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इससे इंडिया की बहुत हैम्पर हुई अगेन क्योंकि ये इन्वायरमेंट देख के बाहर के लोग भी डर रहे थे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। इसकी वजह से चालू हुआ ई-स्टैंपिंग प्रोसीजर। गवर्नमेंट ने ये सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए ई-स्टैंपिंग स्टार्ट कर दी और हर स्टाम्प पेपर को एक यूनिक नंबर देने लगे कि जिससे आगे ये सारे फ्रॉड्स ना हो। इसके अलावा हमें ये समझ आया कि किस तरह इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस है, किस तरह हम मेजर डिपार्टमेंट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं और उनकी वर्किंग को बिल्कुल भी मॉनिटर नहीं करते हैं। बैंकिंग सेक्टर भी इससे बहुत हैम्पर हुआ क्योंकि वहां पर एक अनसर्टेनिटी आ गई। लोगों के दिमाग में ये डर आ गया कि जो इतने टाइम से पूरी मार्केट के अंदर स्टाम्प पेपर रोटेट हो रहे थे क्या वो वैलिड होंगे या नहीं। बट उस टाइम सरकार ने उन सभी फेक स्टाम्प पेपर्स को भी वैलिड मान लिया था। तो गाइस इस स्कैम ने पूरी इंडियन इकोनॉमी को हिला के रख दिया था और किस तरह एक फ्रूट बेचने वाले ने सरकार के रिवेन्यू में 30,000 करोड़ का घपला करा। तो गाइस ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।